हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे सवाल पहले भी पूछे गए हैं। और इस साल भी जितने रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हम देखते हैं, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके हो या फिर जो SC ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इन सारी रूलिंग्स को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे। हम बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके टेन्योर के बारे में देखेंगे और उन जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। अलग अलग टाइप के सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीट्स एंड प्रोसीजर के बारे में। फिर हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करने वाले कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पावर्स और जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है ना। और उस लास्ट में हम इंडियन और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करके देखेंगे कि किस सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है या कौन सा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंट टाइम्स में आप हमारे इंडिया के लीगल और सोशियो पॉलिटिकल जो भी लैंडस्केप है उसको फॉर्म करने में, उसको शेप देने में काफ़ी फोर फ्रंट पे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे रहा है। जिसको हम दो डिसीजंस में अभी मैंने जिसकी चर्चा की उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारा देश, जो पूरा विश्व है, वो काफ़ी अलग तरीके से बदल रहा है। नए नए टाइप के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, नए नए टाइप के जो अ, अब देखेंगे कि नए नए टाइप के क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, नए नए टाइप का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ रहा है। तो इन सब के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, हमारे देश में सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा इस सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखते टाइम मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठें, ताकि जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे उसको आप नोट डाउन कर सकें जो इसमें नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, हमने अपने देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया है जो कि हमने यूएसए से बोरो किया है, राइट। बट हमारे फेडरल सिस्टम में और यूएसए के फेडरल सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। यूएसए में आप देखेंगे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल सिस्टम में भी लागू किया गया है। वहाँ पे सेंटर के लिए अलग जुडिशरी है, स्टेट के लिए अलग जुडिशरी है। बट अनलाइक यूएसए, हम देखते हैं कि इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हम हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है। पूरे देश में एक सिस्टम अपनाया है जो फंडामेंटल लॉ और जस्टिस को इंश्योर करेगा। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसका कारण बताया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखिए, इसमें कोर्ट्स की एक हायरार्की होती है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और फिर सबसे नीचे जो भी अदर लोअर कोर्ट्स होते हैं वो। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब का माई बाप है। सबके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है और सारे कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं। तो मैंने जो अभी आपसे सवाल किया कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को आखिर हमने क्यों अपनाया, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। दोस्तों, आज़ाद होने से पिछले 200 सालों से पहले से हम ब्रिटिश द्वारा जो भी हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाए गए थे, जो भी जुडिशियल सिस्टम अपनाए गए थे, उन्हीं को हम अपने साथ लेके चल रहे थे। उन्हीं के माध्यम से हम अपने देश का जो भी है, जो भी क्रियाकलाप हमारे देश में वो हो रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स ने जुडिशियल सिस्टम अपनाया था वो भी एक्चुअली इंटीग्रेटेड था। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को ही रहने दिया, बजाय इसके कि वो एक नया डुअल जुडिशियल सिस्टम को और एक कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम को हमारे देश में इंट्रोड्यूस करें।
फिर इसका दूसरा रीज़न ये था कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। आप देखें कि जब भी कोई देश नया-नया आज़ाद होता है, तो उसके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र अगर अब देखें कि अगर सरकार के ऑर्गन्स के बीच में, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो और जुडिशियल ऑर्गन हो, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में ही अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे स्थिति में जो हमारा देश है, वो इन सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हट के किसी दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ जाएगा और हमारे देश में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। तो सेंटर लेवल पे अलग जुडिशरी ना बना के, स्टेट लेवल पे अलग जुडिशरी ना बना के हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल ऑर्गन हो, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर सेंटर लेवल पे मान लीजिए कि अलग एक जुडिशियल सिस्टम होता, ठीक है, स्टेट लेवल पे अलग जुडिशियल सिस्टम होता, तो सेंटर लेवल का जो जुडिशरी होता, वो पूरे सेंटर को कॉन्टेक्स्ट में लेके कोई भी डिसीजन देता। वहीं स्टेट लेवल का जो जुडिशरी होता, वो स्टेट को कॉन्टेक्स्ट में रख के डिसीजन देता। तो ऐसे में हो सकता है इन दोनों के डिसीजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिमांड्स भी उठने लग सकते हैं कि स्टेट्स सेंटर से अलग होने की मांग कर दें। तो इसलिए इन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए, इसकी वजह से हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अपने देश में अपनाया है। फिर अब देखिए, तीसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि हमने अपने देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है, हमारे देश में सेंटर का और स्टेट का अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसा कि यूएसए में है। हमारे देश में पूरे देश के लिए एक संविधान है। हमारे देश में हमारे पूरे देश में सिर्फ एक सिटीजनशिप है। तो हमारे जब देश में ही एक पूरा संविधान है, पूरे देश में ही एक सिटीजनशिप है, तो पूरे देश में एक कानून भी होना चाहिए और पूरे देश में एक कानून के लिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। इसलिए हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया और साथ ही साथ जब एक नया देश बनता है, तो तो उस आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमने कितनी कड़ी मशक्कत करने के बाद अलग-अलग छोटे-छोटे यूनिट्स को अपने यूनियन में शामिल किया और जब हमने शामिल कर लिया, तो ये ज़रूरी था कि इनको एक साथ बना के रखा जाए। इन जो भी यूनिट्स हैं हमारे, उनके बीच में यूनिटी हो। उन यूनिट्स के बीच में जो उन यूनिट्स के जो लोग हैं, उनके बीच में एक इंटेग्रिटी हो, हमारे देश में इंटेग्रिटी हो। उन यूनिट्स के जो भी एरियाज़ हैं, उसमें रहने वाले लोगों के बीच में यूनिटी हो। तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे देश में यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी अपहोल्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए पूरे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया, क्योंकि अगर पूरे देश में एक कानून होता है, तो इस एक कानून के कारण एक तो देश में जो इक्वालिटी का सेंस है वो आता है। देश के लोगों के बीच में ये थोड़ी-सी उनके अंदर ये इमोशन आता है कि मैं जिस कानून के तहत शासित हो रहा हूँ, इसी कानून के तहत बाकी लोग भी शासित हो रहे हैं। तो वो जो समानता की भावना है वो आती है और इससे हमारा देश काफ़ी ज़्यादा यूनाइट होता है और हमारा देश जो है वो इंटीग्रेटेड रहता है। तो ये कई सारे रीज़न्स थे जिनकी वज़ह से हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया है। अब इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को हमने दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। ठीक है? तो ये बात कुछ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसको 28 जन 1950 को इनॉग्रेट किया गया, उसका इसका उद्घाटन किया गया। अब जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, इसने इसको सक्सीड किया। यानी इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह पे अभी हम वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। लेकिन जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन दोनों के पावर्स में कुछ अंतर है। आप देखेंगे कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर किसी को भी अपील करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। बट जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, उसके ऊपर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल करके एक अथॉरिटी होती थी, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती थी। तो इस तरीके से ये दोनों थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, वहीं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। इसके ऊपर एक ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल होता था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में।
सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों करेंटली आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं और इस 34 जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओरिजिनली जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था या बना था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उनकी संख्या फिक्स कर दी गई थी और वो थी 8। लेकिन पार्लियामेंट ने टाइम टाइम पे, समय समय पे इस नंबर को बढ़ाया है। कई बार इस नंबर्स को बढ़ाया गया है और लास्ट इंक्रीमेंट जो हुआ था जिसमें कि 34 जजेस किए गए वो हुआ था 2019 में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन था। अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उन्हीं जजेस के साथ कंसल्ट करके जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपॉइंट किया है। और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट से भी सलाह ले सकता है, हाई कोर्ट से भी कंसल्ट कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि जितने भी ये ग्रीन में या येलो में आपको दिखेंगे ये नोट्स, इसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे। यहाँ पे जो कैच है ना, वो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर्स में करके लिख दिया है। तो सीजीआई के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस से कंसल्ट करना होता है और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो हाई कोर्ट्स को के जजेस से भी कंसल्ट करे तो वो कर सकता है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इसके अलावा जो भी अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इस अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है तो वो हाई कोर्ट से भी अपना कंसल्टेशन कर सकता है। तो ये जो था कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बातें थी, आपको ध्यान में रखना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे कंसल्टेशन जो वर्ड है वो रेड में दिख रहा होगा। इसके पीछे का रीजन है, इस कंसल्टेशन को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ है कि इस कंसल्टेशन का आखिर मतलब क्या है। तो हम वही अलग अलग जजेस अलग अलग केसेस में देखेंगे कि इस कंसल्टेशन का मीनिंग कैसे चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जज केस जब 1981 में आया, तो इस केस में यह कहा गया कि इस कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दिया है वो रिकमेंडेशन सिर्फ व्यूज का एक्सचेंज है। ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन सेकेंड जज केस 1993 में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने फर्स्ट जज केस वाले डिसीजन को रिवर्स कर दिया और सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दिया है वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन सेकेंड जज केस में एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि ये जो रिकमेंडेशन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो तब माना जाएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट किया हो और कंसल्ट करने के बाद अपना एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया हो। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें। चाहे तो आप उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट हो। तो जब आप इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हम देख रहे थे कि कंसल्टेशन वर्ड जो है उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अलग अलग केसेस में कैसे कंसल्टेशन वर्ड का मतलब बदल रहा है। फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस बताया। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी लगाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा वो एडवाइस वो अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करने के बाद देगा, ठीक है। अब आता है तीसरा जज केस 1998 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट सीजेआई को बताया और ये कहा कि जो सीजेआई है, जो कंसल्टेशन प्रोसेस है जो भी सीजेआई ने अडॉप्ट किया है, उसमें कंसल्टेशन जो है वो सीजेआई प्लुरैलिटी ऑफ जजेस के साथ करेगा। और ये जो प्लुरैलिटी जजेस है, कहने का मतलब कि थर्ड जज केस में कॉलेजियम सिस्टम को दरअसल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इस कॉलेजियम सिस्टम में
4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके साथ-साथ एक सीजेआई भी होता है। तो सीजेआई इन 4 सीनियर मोस्ट माफ़ कीजिएगा, तो जो सीजेआई है इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करेगा और उसके बाद ही कोई एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है? अगर इन चारों जजेस में से 2 जजेस ने भी कोई एडवर्स ओपिनियन दिया हो, यानी सीजेआई ने कुछ और कहा हो और इन 4 जजेस में से 2 जजेस ने कुछ और कहा हो, तो ऐसी स्थिति में सीजेआई अपना एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं देगा। आपको ध्यान में रखना है। अगर 4 जजेस में से 2 जजेस ने सीजेआई के अगेंस्ट जाके कोई ओपिनियन दिया हो, तो सीजेआई अपना जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट को रेंडर नहीं करेगा, ठीक है? ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे शुड नॉट मतलब कि सीजेआई को नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर सीजीआई करता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट को मानना जो है वो बाइंडिंग है। तो ये 3 ऐसे केसेस थे जिसमें कंसल्टेशन वर्ड का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लोर किया गया, इस कंसल्टेशन वर्ड के मीनिंग को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया। अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर जितने भी नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं उसके साथ कंप्लाई नहीं करता है कंसल्टेशन प्रोसेस में, तो उसके बाद वो कोई भी रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट को देता है या गवर्नमेंट को देता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मींस सेकंड जज, थर्ड जज केस के बाद इन दोनों केसेस में जो भी नॉर्म्स बताए गए हैं, जैसे सेकंड जज केस में बताया गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके फिर अपना एडवाइस रेंडर करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है? थर्ड जज केस में कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करने के बाद ही अपना एडवाइस प्रेसिडेंट को रेंडर करेगा या गवर्नमेंट को रेंडर करेगा। तो ये जो भी नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फॉलो नहीं करता है और इसको बिना फॉलो किए हुए वो प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देता है, तो प्रेसिडेंट के लिए ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम के बारे में चर्चा की। तो कॉलेजियम सिस्टम का दोस्तों इवोल्यूशन जो है वो कई सारे केसेस की मदद से हुआ है। ये आपको डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ दिया है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं और जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें कॉलेजियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जजेस के ट्रांसफर में कॉलेजियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए मैंने इस जानबूझ के इस स्लाइड को अपने नोट्स में ऐड किया है। तो आइए देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जज केस आया जिसके बारे में हमने अभी कंसल्टेशन वाले कंट्रोवर्सी के दौरान बातचीत की थी। तो फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी के ऊपर माफ कीजिएगा, ये प्राइवेसी नहीं, ये प्राइमेसी होगी। तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के ऊपर प्राइमेसी देते हुए ये कहा कि एग्जीक्यूटिव जो भी ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो भी डिसीजन लेगी वो ज़्यादा माना जाएगा। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के इंफीरियर बनाया गया, ठीक है? और फिर इस जज केस में यह भी बोला गया कि कंसल्टेशन प्रोसेस का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। यानी कि प्रेसिडेंट फर्स्ट जज केस में यह कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस किसी भी जजेस के अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देता है वो एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी जज के तौर पे अपॉइंट कर सकता है, ठीक है? सेकेंड जज केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक माफ कीजिएगा, सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्या किया, अपने पहले के डिसीजन को चेंज किया और जुडिशरी को प्राइमेसी दी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है कि अब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव अपने मनमानी तरीके से जजेस का जो अपॉइंटमेंट करती थी उस पर जुडिशरी का कंट्रोल हो गया। यानी इसमें कॉलेजियम सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सेकंड जज केस में, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो जुडिशरी था उसको प्राइमेसी दी गई अपॉइंटमेंट्स में, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो।
ठीक है। लेकिन ये एडवाइस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तभी देगा जब उसने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट कर लिया हो, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। फिर आता है थर्ड जज केस। इसमें कॉलेजियम के स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई किया गया। तो आप ध्यान देंगे कि सेकंड जज केस में कॉलेजियम को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। थर्ड जज केस में कॉलेजियम के स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई किया गया और इसमें यह बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होगा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम बनेगा, उस कॉलेजियम में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वहीं हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम होगा, उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो ये कॉलेजियम का स्ट्रक्चर थर्ड जजेस केस में क्लैरिफाई कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंटमेंट्स में अपनी प्राइमेसी को दोबारा से स्थापित करने के लिए क्या किया, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेके आ गया। ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको 99th अमेंडमेंट के माध्यम से पास किया और कॉलेजियम सिस्टम को इस एनजेएसी के माध्यम से रिप्लेस कर दिया। इस एनजेएसी में दोस्तों एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते थे और जो सिविल सोसाइटी होते हैं उनके मेंबर होते थे। यानी कि अब दोबारा से 2015 में इस प्रोविजन के माध्यम से एग्जीक्यूटिव ने क्या किया कि जजेस के अपॉइंटमेंट के में अपने आप को सुप्रीमेसी दे दी, अपने आप को सुपीरियर बना लिया जुडिशरी से। बट 2015 में ही फोर्थ जज केस आता है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए जो है कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया। तो अगर हम करेंट स्टेटस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो करंट में आप देखेंगे कि कॉलेजियम के माध्यम से ही जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। हालांकि अभी इस पे काफ़ी सारे डिबेट्स आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में देखने को मिलेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या रेलेवेंट है या नहीं है, क्या सही है या नहीं है, क्या कॉलेजियम सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ रिप्लेस किया जाना चाहिए। हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, केवल वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। दरअसल हुआ क्या था कि 1950 से लेके 1973 तक, इस समय तक तो बिल्कुल सही था, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट मेंबर, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते थे। लेकिन 1973 में आप देखेंगे कि ए एन राय को सीनियर मोस्ट जज ना होने के बावजूद उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर इसके बाद 1978 में आप देखेंगे एमयू बेग को भी इसी तरीके से 3 सीनियर मोस्ट जजेस के होते हुए इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। माफ कीजिएगा। तो ये केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी सेकंड जज केस में, जो कि 1993 में हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, केवल और केवल वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। सीनियर मोस्ट जजेस के अलावा कोई दूसरा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। तो ये दोस्तों कंपोजिशन था सुप्रीम कोर्ट का, अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर था, किस तरीके से कंसल्टेशन के मीनिंग्स को लेकर अलग अलग डिसीजंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से जो हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉलेजियम सिस्टम आया, उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अगले वीडियो में हम क्वालिफिकेशंस, ओथ और सैलरीज और इससे आगे जो भी हमारे पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे एक अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू